Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is GIC lecture हिस्ट्री लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं। आगे के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अबाउट मी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता रूलर्स इशूड क्वाइंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे जो बताना है कौन से गुप्ता रूलर्स थे। तो गुप्ता एम्पायर जो चंद्रगुप्त फर्स्ट के अगर हम देखें तो उन्होंने इशूड किया था क्वाइंस इन द ज्वाइंट नेम ऑफ हिज क्वीन एंड हिमसेल्फ। ओके, तो यहां पे चंद्रगुप्ता फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकेंड गुप्ता एम्पायर आते हैं, दैट इज द समुद्रगुप्त। इनका टाइम पीरियड है 335 से 375 कॉमन एरा और चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड था 320 से 335 कॉमन एरा। तो ये जो समुद्रगुप्त थे, आफ्टर कॉन्करिंग द टेरिटरीज, समुद्रगुप्त ने सेलिब्रेट किया बाय परफॉर्मिंग द अश्वमेघ सैक्रिफाइस, जो कि एक तरीके से हॉर्स सैक्रिफाइस होती थी। और साथ ही साथ उन्होंने इशूड किए थे क्वाइंस विद द लेजेंड रिस्टोरर ऑफ द अश्वमेघ। मींस उन्होंने ये जो सैक्रिफाइस था उसको दोबारा से स्टार्ट किया। इट इज बिकॉज अगर हम बात करें ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट, जो समुद्रगुप्त है वॉज हेल्ड एज एन इंडियन नेपोलियन। उनके बाद जो एम्परर आते हैं गुप्ता एम्पायर में, दैट इज द चंद्रगुप्त सेकेंड। इनका टाइम पीरियड है 376 कॉमन एरा से 413 या समटाइम्स 15 भी कहा जाता है कॉमन एरा। ओके, इन्होंने इशूड किए थे गोल्ड क्वाइंस जिनको दिनारा कहते हैं। दीज आर द गोल्ड क्वाइंस। सिल्वर कॉइन्स भी साथ ही साथ इन्होंने इशू किए थे और कॉपर कॉइन्स भी इशू किए थे। ऑन हिज कॉइन ही इज मेंशन्ड एज ए चंद्रा। अपने कॉइन्स में इनको चंद्रा मेंशन किया गया है। ओके, और ये जो कॉइन्स है काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गुप्ता हिस्ट्री के लिए। ओके, रीजन क्या है, यहाँ पे जो इकोनॉमिक डिक्लाइन जब होता है गुप्तास का, वो इंडिकेट होता है बाय द गोल्ड कॉइन्स ऑफ लेटर गुप्ता रूलर्स, बिकॉज वहां पे लेस परसेंटेज ऑफ गोल्ड मेटल मिलता है, या मोर एप्रोप्रिएट टू से गोल्ड कॉइन्स में की जो प्योरिटी है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मिलता है हमको। तो ऑन दैट बेसिस वी कैन से दैट कि उनकी जो इकोनॉमी थी लेटर गुप्ता रूलर्स के टाइम पे डिक्लाइन हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, द कैपिटल ऑफ गुर्जरा प्रतिहारा वॉज। यहां पे बताना है जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सी, कन्नौज। गुर्जरा प्रतिहारा जो डायनेस्टी है एक तरीके से एन इंपीरियल पावर थी ड्यूरिंग द लेट क्लासिकल पीरियड ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि नदर इंडिया में पीरियड है, दैट इज फ्रॉम द मिड 8 to 11th सेंचुरी। इन्होंने स्टार्ट किया था अपना रूल फर्स्ट एज उज्जैन और लेटर शिफ्ट किया था एज ए कन्नौज। इट इज बिकॉज वहां पे जो रिसोर्सेस थे काफी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस थे। द गुर्जर प्रतिहारा जो थे काफी इंस्ट्रूमेंटल थे इन कंटेनिंग अरब आर्मीज मूविंग ईस्ट ऑफ द इंडस रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहां पे बताना है, यहां पे जो सी ऑप्शन है दैट इज द कालीबंगा हरियाणा, इट वाज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। कालीबंगा हरप्पन साइट है, इसका जो मीन्स है दैट इज लिटरली ब्लैक बेंगल्स। ये लोकेटेड है टू बी वेरी स्पेसिफिक पिलीबंगन बिटवीन सुरताग्रह एंड हनुमानगढ़, और ये जो हनुमान डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में लोकेटेड है। तो इट वॉज नॉट इन हरियाणा, इट वॉज इन राजस्थान। और ये मेन साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और मोस्ट जो स्कॉलर्स है वो एग्री करते हैं कि ये लोकेटेड है ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरस्वती, जो कि ड्राई हो चुकी है अप टू ऑफ बाई 2000 BC। ये जो कालीबंगन है हैज गिवन द एविडेंस ऑफ बोथ, यहाँ पे प्री हरप्पन कल्चर का भी एविडेंस मिलता है, साथ ही साथ इन द लोअर लेयर, और हरप्पन सिविलाइजेशन का अपर लेयर में यहाँ पे एविडेंस मिलता है। ये जो कालीबंगा है ये फ्लरिश करता है फॉर एटलीस्ट 450 to 600 years, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विच मेडिवल रूलर्स हैड स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पट्टा एंड कबूलियत टू हेल्प द फार्मर्स। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द शेरशाह। शेरशाह ने वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लिए थे अलॉन्ग विद मिलिट्री रिफॉर्म्स एंड अदर रिफॉर्म्स लिए थे। तो इनका जो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो काफी वाइज एंड ह्यूमन प्रिंसिपल्स पे था और काफी यूनिक इंपॉर्टेंस रखता है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, और इनका ये जो सिस्टम था एक तरीके से मॉडल के लिए सर्व करता है, जो कि आने वाली फ्यूचर एग्रेरियन सिस्टम्स में या फिर जिन रूलर्स ने अडॉप्ट किया था इनका सिस्टम्स। मेरिट देख लेते हैं इनके जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम की क्या क्या मेरिट्स थी।
तो शेरशाह इज नोन टू हैव मेड अ सिस्टमैटिक सर्वे, उन्होंने एक सर्वे करवाया था और मेजरमेंट करवाया था एंटायर कल्टीवेबल लैंड ऑफ हिज एम्पायर, और जो यूनिट थी वहां पे दैट इज सिकंदरी गज, तो ये मेजरमेंट यूनिट थी। साथ ही साथ जब केयरफुल और प्रॉपर सर्वे हो जाता था लैंड्स का, तो ही सेटल्ड द लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली विद द कल्टीवेटर्स, तो सेटल्ड लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली जो भी कल्टीवेटर्स है, देयर इज नो मीडिएटर, बिकॉज जो मीडिएटर्स होंगे तो वो एक्सप्लॉइट करेंगे, ओके, तो डायरेक्ट कल्टीवेटर्स के साथ। और साथ ही साथ जो स्टेट की डिमांड होती थी उसको फिक्स किया जाता था 1/4 या फिर 1/3, ओके। अब ये किस बेसिस पे किया जाता था, जो प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड होगी उसके बेसिस पे किया जाता था। जो शेरशाह थे उन्होंने स्टैब्लिश किया था द पर बीघा लैंड दैट इज द राइट फॉर द लैंड जो कॉन्टिन्यूस कल्टीवेशन में थी, जो पोलर्स थी, और जो लैंड विच केप्ट आउट ऑफ द कल्टीवेशन टेम्परली उसको परौती कहते थे। जो राइट था वो एक तरीके से एवरेज था ऑफ 3 रेट्स जो कि रिप्रेजेंटिंग करता था गुड, मिडिल एंड लो यील्ड्स। ये जो राइट सिस्टम था इट वाज लेटर अडॉप्टेड बाय द अकबर। तो ये जो राइट सिस्टम था यहाँ पे ये भी एक तरीके से मॉडल सर्व हुआ जो कि लेटर रूलर्स ने अडॉप्ट किया था, उनमें जो अकबर का नाम है फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट आता है, ओके। नाउ अगर एक्चुअल कलेक्शन की बात करें जो कि रेवेन्यू में होता था, जो गवर्नमेंट है वो यूटिलाइज करते थे वेरियस ऑफिसर्स या जो सर्विसेज ऑफ द ऑफिसर्स। अब उनमें कौन कौन से आ जाते थे ऑफिसर्स, दैट इज द अमीन्स, मुकद्दम, सिकदर्स, कानून गोस और पटवारीज। और जो शेरशाह थे वो काफी प्रैक्टिकल थे, उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स थे, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को ये कह रखा था कि आप लीनियंसी शो करेंगे एट द टाइम ऑफ असेसमेंट, ओके, और साथ ही साथ स्ट्रिक्ट होंगे एट द टाइम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज। और यहाँ पे जो राइट्स ऑफ जो टीनेंट्स थे उनको ड्यूली रिकॉग्नाइज किया जाता था और उनकी जो लायबिलिटीज थी ऑफ ईच पर क्लियरली डिफाइन किया जाता था इन दी कबूलियत। यहाँ पे जो कबूलियत है इसका जो मीन होगा दैट इज द डीड ऑफ एग्रीमेंट, ओके, विच द स्टेट टुक फ्रॉम हिम, और एक पट्टा इशू करते थे। अब ये जो पट्टा है इसका लिटरल मीनिंग होगा दैट इज द टाइटल डीड्स, टाइटल डीड्स जो कि विच इट गेव हिम इन उनके रिटर्न में लिया जाता था। साथ ही साथ ही ऑल्सो प्लेस्ड अ सर्वे चार्ज ऑफ 2.5% जिसको हम कहते थे जरीबाना। ये जो सर्वे है इसका चार्ज है, इसकी जो कॉस्ट आएगी, एंड कलेक्शन चार्ज ऑफ 5% होता था, उसको मुहासिलांस कहते थे। साथ ही साथ रेमिशन ऑफ रेंट्स जो थे उसको भी मेड किया जाता था। प्रोबेबली जो लोन्स हैं वर एडवांस टू द टीनेंट्स इन केस ऑफ अगर उनकी जो क्रॉप से डैमेज हो गई, ओके, या फिर बेसिकली कॉज बाय द इनकैप्टमेंट्स ऑफ द सोल्जर्स, या फिर रेन नहीं पड़ी, ड्रॉट आ गई, ठीक है ना। यहाँ पे जो शेरशाह के ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स था इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, और इसने काफी ज्यादा स्टेट के जो रिसोर्सेज थे उसको इनहेंस किया या फिर इंक्रीज किया, और ये जो पीपल्स हैं उनको भी काफी रिस्पाइट प्रोवाइड करवाई, बिकॉज ये एक प्रैक्टिकल सिस्टम था। नेक्स्ट देखते हैं 35 क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली रीड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका। तो यहाँ पे बताना है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज 35 का डी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप जो कि एक ब्रिटिश एंटीक्वेरी थे और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने डेसिफर किए थे अशोकन एडिक्ट्स को। अब ये जो अशोकास के जो इंस्क्रिप्शंस थे आर द फर्स्ट टेंजेबल एविडेंस थे बुद्धिज्म के, ओके। जेम्स प्रिंसेप की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड है दैट इज 1799 से लेकर 1840, ये इनका एरा है। वो एक इंग्लिश स्कॉलर थे, साथ ही साथ ओरिएंटलिस्ट थे, एंटीक्वेरी थे, और फाउंडेटिंग एडिटर थे जनरल ऑफ द एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और इनको बेस्ट रिमेंबर किया जाता है फॉर डेसिफरिंग खरोस्ती एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स ऑफ द एंशिएंट टाइम, जो कि थी मॉडर्न टाइम अशोकास के टाइम की, खरोस्ती एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, एविडेंस ऑफ ए प्लॉट फील्ड हैज बीन फाउंड, ये कहां से मिला है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द सी, कालीबंगा से। अब ये जो फिलोज हैं डिस्कवर्ड हुई है इन द प्री हड़प्पन फेज, जो कि कालीबंगा लोकेटेड कहां पे है, इट इज द राजस्थान,
में लोकेटेड है। ये इंडिकेट करता है यहाँ पे जो फील्ड है इसको प्लग किया गया था ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हड़प्पन जो थे प्रोबेबली यूज विडन प्लग करते थे, मींस लकड़ी से बनी हुई प्लग को यूज करते थे जो कि ड्रॉन होते थे बाई ऑक्सन एंड कैमल्स, जो कि एसोसिएटेड थे विद द अर्ली हड़प्पन लेवल्स। ओके, अब यहाँ पे जो फील्ड है वहां पे 2 सेट ऑफ फरोज होते थे एट द राइट एंगल्स टू ईच अदर, इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट होता था। ये सजेस्ट करता है कि 2 डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रोन किया जाता था टुगेदर, और साथ ही साथ एक क्ले मॉडल जो है उसका भी प्लग का मिला है हमको, वो मिला है हमको बनावली में। तो क्वेश्चन अगर आएगा तो क्ले मॉडल ऑफ प्लग कहां पे मिला है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बनावली। 37 क्वेश्चन, इन विच वॉर डिड शिवाजी डिफीटेड द मुगल्स। ओके, तो यहाँ पे क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन था, और ये इस तरीके की जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है स्पेसिफिकली आपको ढूंढनी पड़ेगी। 37 का जो करेक्ट आंसर है दैट इज द सेलहर। अब बैटल ऑफ सेलहर की बात करें तो इसको फॉट किया गया था बिटवीन द मराठा एम्पायर और साथ ही साथ जो मुगल एम्पायर थे। कब किया गया था इसको, 1672 में हुआ था ये। और बेसिकली ये कहां पे हुआ था, ये हुआ था प्लेस ऑन अ प्लेन बिटवीन द सलहेर एंड द मुलहेर। ये जो बैटल था इज कंसिडर्ड पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट बिकॉज ये फर्स्ट बैटल था जहां पे जो मुगल एम्पायर था लॉस्ट हुआ था ऑन एन ओपन फील्ड। अब बैटल ऑफ सलेर जो था इट वाज फॉस्ट बिटवीन द शिवाजी राय भोसले, जो मराठास की साइड में शिवाजी राजे भोसले, और मुगल्स। यहाँ पे जो शिवाजी थे उन्होंने डिफीट किया था मुगल्स को इस बैटल में, और क्राउन किया था हिमसेल्फ एट रायगढ़ एंड अज्यूम किया था टाइटल महाराजा छत्रपति। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये बैटल। रायगढ़ क्राउन किया था अपने आप को, कहां पे क्वेश्चन भी आ जाता है कि अपने आप को कहां पे क्राउन किया था उन्होंने, क्राउन किया था रायगढ़, और जो टाइटल है वो भी अडॉप्ट किया था दैट इज द महाराजा छत्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इन विच वेदा सभा एंड समितिज आर सेड टू बी द ट्विन डॉटर्स ऑफ प्रजापति। तो यहाँ पे बताना है जो करेक्ट आंसर है इसका डी, बिकॉज ऑलरेडी ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका है और 2-3 बार रिपीट हो चुका है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो जो अथर पैदा है वहां पे आइडेंटिफाई किया है सभा एंड समिति एज ए 2 डॉटर्स ऑफ द हाई वैदिक गॉड, इनकी दैट इज द प्रजापति। 39 क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स, खिलाफत, नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया मूवमेंट्स। 1 बाय 1 इसको देख लेते हैं ब्रीफ में सो दैट वी कैन गॉट आइडिया कि एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं खिलाफत से। खिलाफत मूवमेंट तो ये एक पैन इस्लामिक फोर्सेस था इन इंडिया में जो कि आया था 1919 में। एक तरीके से ये एफर्ट था टू सेल्वेज द ऑटोमन कैलिफ, जो कि एक सिंबल था यूनिटी का अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज। और एक कैंपेन चलाई गई थी इन डिफेंस ऑफ द कैलिफेट, इसको लॉन्च किया था लेड इन इंडिया बाय द ब्रदर्स ऑफ शौकत एंड मोहम्मद अली। तो 2 ब्रदर्स, अली ब्रदर्स इनको नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 2 पर्सनैलिटीज आ जाती है इंपॉर्टेंट, शौकत एंड मोहम्मद अली। ओके, एंड साथ ही साथ एक और नेम इंपॉर्टेंट आ जाता है दैट इज द अबुल कलाम आजाद, और इसको सपोर्ट किया था होल हार्टेडली गांधी जी ने इन ऑर्डर टू फॉर्ज हिंदू मुस्लिम यूनिटी। ठीक है, तो हमको ये पता चल गया 1919 में। नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 4 सितंबर 1920। इसको लॉन्च किया था महात्मा गांधी जी ने। इसका जो एम था सेल्फ गवर्नेंस, कि हमको सेल्फ गवर्नेंस लेनी है और साथ ही साथ ऑब्टेन करना है फुल इंडिपेंडेंस, या फिर इनके वर्ड्स में बात करूं एग्जैक्टली तो पूर्ण स्वराज। एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने विड्रॉ कर लिया था इस सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश रिफॉर्म्स फॉलोइंग द रॉलेट एक्ट ऑफ, जो कि था 18 मार्च 1919 को, और जलियांवाला बाग मैसेकर उसके बाद जो हुआ था। नेक्स्ट है सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो इसको इनिशिएट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। एक तरीके से सिविल डिसोबीडिएंट जो मूवमेंट था इसको कमेंस हुआ था विद द इनफेमस दांडी मार्च, जब गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो अहमदाबाद में है वहां से ऑन फुट में अलॉन्ग विद 78 अदर्स जो इनके सपोर्टर्स थे मेंबर्स ऑफ द आश्रम को स्टार्ट किया था दांडी मार्च, जो कि किया था 12 मार्च 1930। आफ्टर रीचिंग दांडी गांधी जी ने ब्रोक किया था सॉल्ट लॉ। ओके, तो ये 1930s में इंसिडेंट हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट, इसको हम अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। ये एक मूवमेंट है दैट वाज लॉन्च्ड एट द बॉम्बे सेशन, जो कि बॉम्बे सेशन ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, जो कि बाई
महात्मा गांधी जी ने किया था ऑन 8 अगस्त 1942 में, टू बी वेरी प्रिसाइज, ऑन 8 अगस्त 1942। उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी चल रहा था और वो डिमांड, इसकी जो डिमांड थी या मेन ऑब्जेक्टिव था या एम था कि टू एंड ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल को एंड करना है। ओके, तो ये इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल इवेंट है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द डी इज द करेक्ट आंसर। 40 क्वेश्चन की बात करें, हु वॉज द मुगल एम्परर हु केप्ट अ चेन ऑफ जस्टिस विद द बेल आउटसाइड हिज पैलेस। अब ये क्वेश्चन क्वाइट इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी जहांगीर। ऑलरेडी हम लोग जब एनसीईआरटी करी थी, हमने क्लास ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 7 की करी थी, तो उसमें जो ये जो चैप्टर था उसमें हमने देखा था जहांगीर ने क्या ऑब्जेक्टिव था इनका कि ये चेन ऑफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया था इन्होंने। तो ये जो मुगल एम्परर जहांगीर है, इनोवेटिव पॉलिसी थी इनकी चेन ऑफ जस्टिस, बिकॉज अकॉर्डिंग टू लेजेंड जो जहांगीर है प्लेस्ड अ लॉन्ग गोल्डन चेन जिसमें बेल लगी थी ऑन हिज पैलेस वॉल। एनीवन जो भी बेसिकली जिसको लगता था कि उसके साथ इनजस्टिस हुई है, वो पैलेस में आके चेन को पुल कर सकता था और अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सकता था और बेसिकली उसके लिए उसको रिड्रेसल किया जाएगा। ऑल्दो ये जो पॉलिसी थी काफी ज्यादा नोबल थी, बट इन प्रैक्टिकलिटी अगर हम बात करें कि मुगल ऑफिशियल्स, ठीक है ना, उनके लिए कोई अगेंस्ट में कोई बात करना, ठीक है ना, तो वहां पे काफी ज्यादा डिफरेंस था। ठीक है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर आप एक तरीके से शिकायत कर रहे हो तो काफी ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी कि आपको हैरेस करोगे या फिर हो सकता है कि एम्परर तक बात ना पहुंचे और आपको काफी हैरेस किया जाए और आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो ऑल्दो नोबल स्टेप था, बट ये जो इसका क्राइटेरिया था इट वॉज नॉट अप टू द मार्क। ओके, तो ऑल्दो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज द बी। आने वाले लेक्चर्स में हम इसके आगे से क्वेश्चंस करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ।